आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें एक धारा है सेक्शन 111 और ऑर्गेनाइज क्राइम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लव जिहाद ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, अनऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है? ऑर्गेनाइज। सेक्शन 111 में लव जिहाद को रखा ही नहीं। घुसपैठिया ऑर्गेनाइज्ड वे में आते हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं? घुसपैठ को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है कि ऐसे ही कोई भी कर देता है? धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। बम विस्फोट ऑर्गेनाइज वे में होता है कि ऐसे ही हो जाता है? हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया। आरडीएक्स ऑर्गेनाइज में इकट्ठा होता है कि ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है? हमने सेक्शन 111 बना दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिया। चोरी को, गाड़ी की चोरी, झपटमारी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, बम विस्फोट, आरडीएक्स, इसको हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। तो पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अगर कोई पुलिस ज्यादा उत्साही हो जाएगी, ये धारा लगा भी देगी, जज साहब कहेंगे उसको क्या कर दिया तूने, अनपढ़ आदमी है क्या भाई, कैसे लगा दिया तूने धारा? हमने इसमें सेक्शन 113 है, उसमें हमने टेररिज्म को डिफाइन किया। आतंकवादी केवल, आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है। आतंकवाद केवल यही नहीं करते बम फोड़, आतंकवादी का मेन काम यह है सामने वाले की संख्या कम करना। आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले की संख्या कम करना। अब सामने वाले की संख्या कम करने का एक तरीका है बम फोड़ के मार दो, और उसकी बेटी को उठा लो, और उसको भगा दो, पलायन करने के लिए मजबूर कर दो, और उसके घर में आग लगा दो। कुछ ऐसा करो सामने वाले की संख्या कम हो जाए। ये जो 400 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो बम आरडीएक्स खरीद रहे थे, इसमें कई सारे गायनोलॉजिस्ट हैं। जब ये गायनोलॉजिस्ट हैं तो इनके पास जो लोग इलाज के लिए बहन बेटियां आई होंगी, क्या इन्होंने नसबंदी नहीं कर दिया होगा? क्या, जोर से बोलिए जरा। इसमें कई सारे हार्ट के डॉक्टर हैं, इनके पास जब इलाज के लिए आए होंगे तो कईयों को इन्होंने उल्टी सीधी दवा दे के मार नहीं दिया होगा क्या? अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश में, उसके सामने, उसके पास जितनी हिंदू महिलाएं आती थी सबकी नसबंदी कर देता था। ये जितनी बातें कर रहा हूं सब आप गूगल करिए, सब मिल जाएगा। एक और डॉक्टर पकड़ा गया, बच्चों का डॉक्टर था, उसके पास जितने बच्चे आते थे उनका खतना कर देता था। जहां इतनी बड़ी समस्या बढ़ गई है तो आपको राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। सिंगापुर में इसलिए शांति है कि वहां राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होए। चीन में राम मंदिर नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होए। इंसान तभी ठीक से काम करता है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। घर में तभी शांति रहती है, माता का प्यार हो, माता का संस्कार हो, और पिता का खौफ। अपने घर में देख लीजिए, परिवार में तभी शांति रहती है जब संस्कार भी हो और खौफ भी हो। देश तभी सुरक्षित होता है जब शिक्षा अच्छी हो और कानून व्यवस्था अच्छी हो, कानून का खौफ हो। भारत से सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था दुनिया में कहां हो सकती है? एक व्यक्ति उदयपुर में कन्हैया लाल को मारता है, उसका वीडियो बना लेता है, वीडियो की जांच होती है, वीडियो सत्य पाया जाता है। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है इन्होंने मारा, जिन्होंने मारा उन्होंने कह रहा हाँ मैंने मारा। एनआईए जांच चल रही है, 106 गवाह चाहिए। ये बताओ इतने एविडेंस के बाद गवाह की जरूरत है क्या? लेकिन हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के लिए गवाह चाहिए। तुमने भले एडमिट कर लिया, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मारने वाला कह रहा है मैंने मारा, मरने वाले का परिवार कह रहा है इसने मारा, और हमारा जुडिशियल सिस्टम कह रहा है गवाह ले आओ। 1990 में यासिन मलिक ने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा। जिन जवानों को मारा उनकी विधवा पत्नियां कह रही हैं कि हमारे पति को मारा। यासिन मलिक खुद टीवी पे एडमिट कह रहा है मैंने मारा। 35 साल बीत चुके हैं, अभी 2025 चल रहा है, 1990 से 2025 35 साल बीत चुके हैं। अभी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और अभी गवाहों के बयान शुरू नहीं हुए। अभी गवाहों के बयान होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर फैसला आएगा, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। हो सकता है उसके पहले यासिन मलिक खुद ही खुदा को प्यारा हो जाए। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के रहते देश सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। और इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को आप और हम बदल सकते हैं क्या? इसको बदलना कानून मंत्री का काम है, इसको बदलना कानून मंत्री का काम है।
और कानून मंत्री बदल नहीं रहे। आप और हम क्या कर सकते हैं? सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, जोर जोर से लिखना शुरू करिए। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, अपने सनातन की चिंता करिए, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए और लिखना शुरू करिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, उसको बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्ची पे 3 दवाई लिख दिया, आपने 1 हफ्ते दवाई खिलाया और बच्चे का बुखार ठीक नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? जोर से बोलिए, पीछे वाले भी बोलेंगे, क्या करेंगे आप? डॉक्टर बदल देंगे, ठीक है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने फिर वही पुरानी 3 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर डॉक्टर बदल देंगे। नए वाले डॉक्टर के पास गए, उसने फिर वही पुरानी 3 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे डॉक्टर तुम्हारी दवाई गड़बड़ है, तुम ठीक से दवाई दो? या बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे? चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। ये कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। गलतफहमी मत रहिए, जो काम हमारे पूर्वज किए अगर वही हम लोग भी करेंगे, हमारा वही हश्र होगा जो हमारे पूर्वजों का हश्र हुआ। एक यहाँ बहुत बढ़िया उमिया माता का मंदिर बन रहा है, अभी हमारा लोग स्वागत भी कर रहे थे, उसके अध्यक्ष हमारे मित्र भी हैं, आजकल शायद लंदन गए हुए हैं। अफगानिस्तान में मंदिर नहीं था क्या? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान में गौशाला नहीं थी क्या? अफगानिस्तान में यज्ञ नहीं होता था क्या? अफगानिस्तान में पूजा पाठ नहीं होता था क्या? अफगानिस्तान में कथावाचक नहीं थे क्या? अफगानिस्तान में महामंडलेश्वर नहीं थे क्या? सब कुछ तो हो रहा था अफगानिस्तान में जो हम आज कर रहे हैं। अफगानिस्तान से हम क्यों खत्म हो गए? क्योंकि 1805 में एक प्रधानमंत्री थे वहाँ, पंडित नंदराम टिक्कू। उनको एक ही गलतफहमी थी, वेद पुराण बाइबल कुरान समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, सारे पंथ एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद 10 साल के बाद जैसे उनकी संख्या बढ़ी, पंडित नंदराम टिक्कू को उन्होंने खदेड़ दिया, दौड़ाया। नंदराम टिक्कू तो खुद तो भाग गए और बाकी हिंदुओं को कन्वर्ट होना पड़ा। आज का मोदी भी टिक्कू ही है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अगर गौशाला बनाने से सनातन मजबूत हो, मैं इसका विरोधी नहीं, बनाना चाहिए। अगर गौशाला बनाने से सनातन सुरक्षित होता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव पे हिंदू कभी खत्म नहीं होते। यज्ञशाला बनाने से, यज्ञ करने से, मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव पे हिंदू खत्म नहीं होते। कथा पूजा करने से, पंडाल लगाने से, लंगर लगाने से, भोजन कराने से अगर हिंदू सुरक्षित होता तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू खत्म नहीं होते। यहाँ कोई जैन बैठा है क्या? बहुत सारे लोग बैठे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के 2000 साल पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था भगवान पार्श्वनाथ का, वो भारत में नहीं था। वो भारतीय तब वो भारतीय कहलाता था, वो मुल्तान में था, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। और उसके लिए मकराना के पत्थर यहाँ सोचिए वहाँ ढो ढो के गए थे मुल्तान में। और वो दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर अब मदरसा बन चुका है, वहाँ पे अब नमाज पढ़ी जा रही है। कर लो, बना लो मंदिर, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके बना लो। आपको अगर ये लगता है कि मंदिर बनाने से, गौशाला बनाने से, गुरुकुल खोलने से, वेधशाला, अच्छा एक और गलतफहमी है, बुरा मत मानना, कि ठीक है वो मदरसा चलाएंगे तो हम गुरुकुल चलाएंगे। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा मदरसे वालों से काउंटर कर ही नहीं सकता। निकाल दीजिए गलतफहमी। गुरुकुल में आप नफरत सिखा सकते हो क्या? गुरुकुल में आप तलवार चलाना सिखाओगे क्या? अरे गुरुकुल जाने वाला तो चींटी मारना भी छोड़ देगा वो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कई बार हम बिना दिमाग वाला काम करते हैं। गुरुकुल वाला तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, धारणा ध्यान समाधि करेगा, आसन प्राणायाम करेगा। गुरुकुल वाला सर्व धर्म संभाव देखेगा। गुरुकुल वाले की सोच वसुधैव कुटुंबकम की होगी। गुरुकुल मदरसे का टक्कर हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कह रहे हो वो मदरसा खोल रहे हैं, मैं गुरुकुल खोल रहा हूं, तो आप ये कह रहे हो वो भेड़िया पाल रहे हैं, हम हिरन पालेंगे। फिर तो आप ये कह रहे हो वो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम का पेड़ लगाएंगे। अरे आम और बबूल का पेड़ कभी एक सर्वाइव नहीं कर सकते भैया, गलतफहमी में है। देश सुरक्षित होगा, गुरुकुल वैदिक शिक्षा हो लेकिन मदरसा बंद हो, तब देश सुरक्षित होगा। आप पानी की टंकी आप देखो, पानी की टंकी कब भरती है? जब नीचे वाला नल बंद हो, ड्रेन पाइप बंद हो और ऊपर से टंकी भरे।
बाथ टब कब भरता है? ड्रेन पाइप बंद हो, ऊपर से नल भरे। ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग में गलतफहमी है। हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बजाय हम अपने अपने प्रयास से, यार चलो हम गुरुकुल खोल दें। अच्छा, गुरुकुल खुलना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसा खुल रहा है आपका गुरुकुल किसी काम नहीं आएगा। गुरुकुल में आप नफरत सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप जिहाद सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप पत्थरबाजी सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप मजहबी नमाज सिखा नहीं सकते। गुरुकुल में आप यह करना सिखाएंगे, आसन, मतलब गुरुकुल में तो उसको इंसान बनाएंगे आप। गुरुकुल में आप शैतान बना सकते हैं किसी को क्या? और दूसरी सब शैतान बनाया जा रहा है। गुरुकुल वाला बम अपने ऊपर लेके जाके फटेगा क्या? गुरुकुल वाला बम ब्लास्ट करेगा? गुरुकुल वाला डॉक्टर बनने के बाद किसी को मारेगा क्या? नहीं। तो गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन गुरुकुल उसका समाधान नहीं है। समाधान है मदरसा बंद हो और गुरुकुल खुले, ये इसका समाधान।